हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जो था लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। हर एक टॉपिक की डिटेल्स हमने देखी थी लास्ट लेक्चर तक। अब जो भी हमने सीखा है केमिकल बॉन्डिंग में उसके ऊपर बेस्ड जो एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर नीट के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है जो साल दर साल डिफरेंट स्टूडेंट्स हमसे पूछते रहते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उनको इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी ज़्यादा समस्या होती है। बाकी क्वेश्चन भी आप अलग से डिस्कस कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट किया हुआ है। एनसीईआरटी में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जब आप देखेंगे तो एक्सरसाइज में 40 क्वेश्चंस दिया गया है। फोर्थ यूनिट जो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, उसमें 40 क्वेश्चन दिया गया है। उसमें से पहला क्वेश्चन जो हमने पिकअप किया हुआ है वह है क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। आप बुक पे देखेंगे तो 4.13 दिया गया है। 4.13 को मतलब फोर्थ यूनिट फोर्थ चैप्टर का 13th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर SO3, NO2 एंड NO3 माइनस। रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर SO3, NO2 एंड NO3 माइनस। अब इनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर देखें तो ध्यान रखिएगा, SO3 जो है, अगर हम मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ऑक्सीजन डाइवेलेंट पेरिफेरल एटम है, तो सल्फर से हम ट्रिपल बॉन्ड के जरिए जोड़ देंगे। लेकिन इसमें सल्फर ने 6 बॉन्ड बनाए हैं। 6 बॉन्ड बनाए हैं तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब ऑक्टेट का एक्सपेंशन है, और सल्फर ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर सकता है क्योंकि इसके पास वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल है। इसका वैलेंस शेल 3 है और 3 में d ऑर्बिटल होता है। तो इससे कोई डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे, इसका सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर ये सजेस्ट करता है कि सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड है। लेकिन ओल्ड कंसेप्ट में जब ये नहीं जाना जाता था कि ये ऑक्टेट का एक्सपेंशन करता है, तो SO3 के फॉर्मेशन को जब हम लिविस डॉट स्ट्रक्चर बताते हैं तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर में सल्फर का एक डबल बॉन्ड बनाते हैं, और डबल बॉन्ड से सल्फर ऑक्सीजन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। दोनों के पास लोन पेयर बचते हैं। अगला बॉन्ड जो सल्फर बनाता है वो डेटी बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस। या अगर आप प्लस माइनस शो नहीं करना चाहते हैं, प्लस माइनस मॉडर्न कंसेप्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का। ओल्ड कंसेप्ट में एरो बनाते थे सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। अगर हम इस स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो देखिए, एक डबल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कहाँ होगा, सिंगल बॉन्ड कहाँ होगा, फिक्स नहीं है। तो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। तो यहाँ पर ये भी एक कैनोनिकल फॉर्म है। तो हमने 3 स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया उनमें फर्क क्या आएगा, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन बदलेगी और बाकी बॉन्ड डेटी बॉन्ड होगी। तो ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं लिविस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। लेकिन मॉडर्न कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होता है। और ओल्ड कंसेप्ट से मॉडर्न कंसेप्ट का ये जो स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। रीज़न क्या है इसको देख लीजिए कि अगर हम इस कंसेप्ट को मान लें कि ये ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं करता और डेटी बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो आना चाहिए वो 4/3 आना चाहिए, क्योंकि 4 बॉन्ड 3 ऑक्सीजन के साथ बना रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 4/3, जो कि सही नहीं है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.33 अगर आएगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होना चाहिए। प्रैक्टिकली इसका जो बॉन्ड लेंथ आता है वो SO डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट आता है। तो SO डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट तभी आएगा जब ये स्ट्रक्चर सही है। तो ये ओल्ड कन्वेंशन है और ये मॉडर्न कन्वेंशन है। NO2 NO3 माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। NO2 में एक डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन का वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 यहाँ पर बॉन्ड में चले गए। एक डेटी बॉन्ड में नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो हम एरो से बना सकते हैं ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। और अगर हम एरो नहीं बनाए यहाँ पर तो नाइट्रोजन डोनर है, इसके ऊपर प्लस आएगा और इसके ऊपर माइनस। अब ऑक्सीजन के पास यहाँ पर तीनों
इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे क्योंकि बॉन्डिंग में इसने कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया है, ये एक्सेप्टर है। और इसके पास 2 लोन पेयर होंगे, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 बॉन्ड में चले गए। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल दीजिए। हाँ ध्यान रखिएगा, कैनोनिकल फॉर्म्स के बीच में डबल हेडेड एरो बनाते हैं और ये डबल हेडेड एरो रिप्रेजेंट करता है कि ये जो स्ट्रक्चर्स लिखे गए ये हाइपोथेटिकल है। नाइट्रेट आयन का अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर तो यहां पर भी यही स्ट्रक्चर है, बस यहां पर एक डबल बॉन्ड और आ जाएगा, एक डेटी बॉन्ड आ जाएगा। देखिए नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 3 बॉन्ड बनाने के बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, एक लोन पेयर बचता है, उसी लोन पेयर से डेटी बॉन्ड बनाएगा तो यहां पर माइनस, यहां पर प्लस आ जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड की पोजीशन बदलते जाइए तो 3 स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। और इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो क्या पूछेगा? 4 स्ट्रक्चर बना देकर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट कैनोनिकल फॉर्म ऑफ SO3 NO2 माइनस। तो ध्यान रखिएगा ये ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग या मॉडर्न कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। और नाइट्रोजन में ऑक्टेट का एक्सपेंशन होता ही नहीं है, इस वजह से डेटी बॉन्ड से ही इसका लेविस डॉटर स्ट्रक्चर बनाया जाता है। और इसका बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा 4/3 और यहाँ पर 3/2, 3 बॉन्ड 2 ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर 4 बॉन्ड 3 ऑक्सीजन के साथ। तो 4/3 बॉन्ड ऑर्डर, 3/2 बॉन्ड ऑर्डर, ये जस्टिफाई भी करता है इसके बॉन्ड लेंथ को, ऐसा प्रैक्टिकली मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है अरेंज द बॉन्ड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक करेक्टर। तो हमको इंक्रीजिंग आयनिक करेक्टर बताना है ऑफ कंपाउंड दिया गया लिथियम फ्लोराइड, पोटेशियम ऑक्साइड, N2, SO2 एंड ClF3। देखिए यहां पर आयनिक कंपाउंड भी, मेटल नॉन मेटल का कंपाउंड भी है और सिर्फ नॉन मेटल का भी। तो हमको इंक्रीजिंग आयनिक करेक्टर अगर बताना है तो पहले हम आयनिक को अलग कर देंगे, कोवेलेंट को अलग। आयनिक कंपाउंड में ये दोनों हैं और बाकी तीनों कोवेलेंट कंपाउंड हैं। आयनिक कंपाउंड में जो कोवेलेंट करेक्टर आता है वो फजान्स रूल से एक्सप्लेन किया जाता है। और फजान्स रूल कहता है क्या कि कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होने के लिए चार्ज ज़्यादा होना चाहिए और साइज कम होना चाहिए कैटायन का, और एनायन का साइज ज़्यादा होना चाहिए। चार्ज और साइज में चार्ज ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो +1 -1 है, यहाँ पर +1 और -2 है, यहाँ पर चार्ज ज़्यादा है तो ये ज़्यादा कोवेलेंट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा फजान्स रूल के अकॉर्डिंग हम चार्ज और साइज के बेसिस पे कोवेलेंट करेक्टर डिसाइड करते हैं, लेकिन चार्ज ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है किससे? साइज से, अगर ये दोनों वेरी कर रहा है तो यहाँ पर लिथियम फ्लोराइड पोटेशियम ऑक्साइड में यहाँ पर चार्ज ज़्यादा है, इसलिए इसमें कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा आयनिक करेक्टर हो जाएगा लिथियम फ्लोराइड का, उसके बाद आएगा पोटेशियम ऑक्साइड। ये आयनिक करेक्टर हो गया। आयनिक करेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसका मतलब कोवेलेंट करेक्टर क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर ये आयनिक कंपाउंड्स ही सबसे ज़्यादा आयनिक होंगे और उसमें ज़्यादा आयनिक करेक्टर फजान्स रूल से देख लिया। कोवेलेंट कंपाउंड्स में जो आयनिक करेक्टर हम देखते हैं वो बॉन्ड की पोलरिटी के बेसिस पे देखते हैं। तो देखिए N2 क्या है? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है, तो इसका आयनिक करेक्टर सबसे कम होगा। N2 को सबसे कम कर दिया। अब सवाल है कि SO2 और ClF3 के बारे में देखा जाए। तो याद कीजिए SO2 का स्ट्रक्चर जो होता है बेंड शेप होता है, तो ये पोलर होगा और यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो आता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से 120 डिग्री के क्लोज आना चाहिए। ClF3 में अगर देखेंगे तो ClF3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि 2 फ्लोरीन एक्सियल होते हैं और एक इक्वेटोरियल, और 2 लोन पेयर होता है इक्वेटोरियल पे। इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d और यहाँ पर ये एंगल कितना है? 90 डिग्री, और ये 180 डिग्री के क्लोज होता है। एग्जैक्टली 180 डिग्री नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्सन की वजह से ये फ्लोरीन थोड़ा सा बेंड शेप में रहेंगे। अब फ्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा आएगा इसके कंपैरिजन में, और एंगल भी यहां पर देखिए तो 90 डिग्री के करीब आ रहा है, तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा ऐड हो जाएगा। तो इसलिए ClF3 और SO2 में
बॉन्ड एंगल कम होने की वजह से, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होने की वजह से ClF3 विल बी मोर आयनिक देन SO2. सो दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर. तो क्या किया हमने, पहले आयनिक कंपाउंड्स को अलग कर दिया, उसको फजांस रूल अप्लाई किया, और फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स को अलग कर दिया और उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर, पोलरिटी के बेसिस पे, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर, बॉन्ड एंगल के बेसिस पर आयनिक कैरेक्टर हमने डिसाइड किया. डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा, आयनिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा, बॉन्ड एंगल जितना कम, रिजल्टेंट आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21. अपार्ट फ्रॉम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, another possible geometry for CH4 is a square planar. CH4 कह रहा है कि अगर हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को छोड़ दें तो यहां पर 4 बॉन्ड पेयर हैं, ये एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट पे होते हैं टेट्राहेड्रल में. अपार्ट फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर इट हैव वन मोर पॉसिबल स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लेनर. यहां पर बॉन्ड एंगल आएगा 90 डिग्री अगर सारे एटम एक प्लेन पर है तो. सो अपार्ट फ्रॉम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, अनदर पॉसिबल ज्योमेट्री फॉर CH4 इज अ स्क्वायर प्लेनर विद अ 4 हाइड्रोजन एटम एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर. आप इसको क्रॉस करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा और हर कॉर्नर पे एक हाइड्रोजन एटम होगा. एंड द कार्बन एटम एट इट्स सेंटर. एक्सप्लेन वाई CH4 इज नॉट ए स्क्वायर प्लेनर. चलिए हम मान लेते हैं कि स्क्वायर प्लेनर है तो बॉन्ड पेयर्स के बीच का एंगल आएगा 90 डिग्री एंड देयर विल बी मोर रिपल्सन देन दिस. सो अगर हम स्क्वायर प्लेन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, इस वजह से बॉन्ड पेयर का रिपल्सन बढ़ जाता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है. तो ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, रिपल्सन बॉन्ड पेयर का कम है, इसलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा है. इस वजह से स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23. Which out of NS3 and NF3 has higher dipole moment and why? इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया है. डायपोल मोमेंट ऑफ NS3 and NF3 which is high and why? तो पहली बात अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो दोनों ही ट्राइगोनल पिरामिडल है. क्यों? दोनों में ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन है सेंटर एटम का, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. अब अगर आप देखेंगे N और H में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है हाइड्रोजन से, तो इसलिए इसके डायपोल नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे. इसमें नाइट्रोजन फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये डायपोल जाएंगे फ्लोरीन की तरफ. तो अगर इनका डायपोल मोमेंट देखेंगे सारे बॉन्ड का तो उसी डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रॉन जिधर पहले से इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और दूसरी तरफ कम हो जाएगी, तो इससे पोलरिटी आता है. यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है नाइट्रोजन के पास, और फ्लोरीन भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो ये डायपोल सारे के सारे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो जिधर मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब लोन पेयर की डेंसिटी, उसके अपोजिट इनके डायपोल की डेंसिटी, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है बॉन्ड के पोलर होने की वजह से, और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ज़्यादा, किसकी वजह से? लोन पेयर की वजह से. यानी दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो ये बैलेंस कर देगा एक दूसरे को और इसकी पोलरिटी कम हो जाएगी. और यहाँ पर जिधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था उधर ही और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, दूसरी तरफ बहुत कम, तो इसमें पोलरिटी ज़्यादा आएगी. तो एक तो हम इलेक्ट्रॉन लोन पेयर और बॉन्ड के डायपोल के डायरेक्शन के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि NH का डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है देन NF. NF के डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर आप इनको कंपेयर कर सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि ये डायपोल जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और ये 90 डिग्री से एंगल ज़्यादा है तो ये कैंसिलेशन करेंगे, और यहाँ पर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएंगे डायपोल्स. तो यहाँ पर सारे डायपोल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और यहाँ पर सब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ कैंसिलेशन होता है और यहाँ पर एडिशन होता है, इस वजह से ज़्यादा पोलर होगा. सो कुल मिला के पोलरिटी ऑफ NS3 इज मोर देन दैट ऑफ NF3.
ये ध्यान रखिएगा। ये नीट का भी क्वेश्चन है, हो सकता है हम नीट के क्वेश्चन में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26। एक ही जैसा क्वेश्चन है, इसलिए दोनों को हम कलेक्टिवली डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और 26, जैसा कि हमने बोला था कि एक जैसे ही क्वेश्चन है दोनों। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है डिस्क्राइब द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन इफ एनी ऑफ द एल्युमिनियम एटम इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन लिखा है AlCl3 प्लस Cl माइनस गिव्स AlCl4 माइनस। एल्युमिनियम एटम जो है उसमें हाइब्रिडाइजेशन में अगर कोई चेंज हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। इज देयर एनी चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एंड नाइट्रोजन एटम एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का NH3 के साथ और बन रहा है F3B डॉट NH3। इसमें बोरॉन और नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन में अगर कोई चेंज है तो वो एक्सप्लेन करना है। इन दोनों क्वेश्चंस को देखिए जरा। AlCl3 में एल्युमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, और एल्युमिनियम यहां पर 4 बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया, sp2 से sp3 हो गया, परसेंटेज s कैरेक्टर कम हो गया, बॉन्ड एंगल भी यहां पर क्या हो जाएगा, कम। यहां पर 120 डिग्री एंगल आएगा और यहां पर 109 डिग्री 28 मिनट आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में चेंज हुआ कि नहीं हुआ और बॉन्ड एंगल में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ये यहां पर हम देखते हैं। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में हाइब्रिडेशन है sp2 और NH3 में नाइट्रोजन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है तो एक लोन पेयर भी है, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। ये जो कंपाउंड है ये एक एडक्ट है, एडक्ट यानी एडिशन प्रोडक्ट। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, 3 बॉन्ड से 6 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, और NH3 के पास एक लोन पेयर था तो इनके बीच में एक डेटिव बॉन्ड बन गया। डेटिव बॉन्ड बनने से इस बोरॉन के पास 4 बॉन्ड हो गए, 3 फ्लोरीन के साथ और एक नाइट्रोजन के साथ, तो हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। और नाइट्रोजन के पास अब लोन पेयर 0 हो गए लेकिन सिग्मा बॉन्ड 4 है तो हाइब्रिडेशन sp3। इसका मतलब बोरॉन का हाइब्रिडेशन तो चेंज हुआ लेकिन नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन चेंज नहीं हुआ। तो बोरॉन का हाइब्रिडेशन sp2 से sp3 हो गया, नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन दोनों में sp3 है। इस तरीके के कई क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। जब BH3 का रिएक्शन NaH के साथ होता है तो NaBH4 बनता है। ऐसे ही SO2 का रिएक्शन O2 के साथ होता है तो SO3 बनता है। तो इसमें सल्फर का, इसमें बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हम देख सकते हैं। यानी रिएक्शंस में किसी एलिमेंट के हाइब्रिडाइजेशन और उसके अराउंड बॉन्ड एंगल में चेंज के बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पर BH3 sp2 से sp3 हो गया, SO2 sp2 ही था, अभी भी sp2 ही रहेगा लेकिन बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा क्योंकि यहां पर लोन पेयर 1 है, यहां पर 0 लोन पेयर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें NCERT में, क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28, ये भी रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए दोनों को एक साथ हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है ड्रॉ डायग्राम्स शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम इन C2H4 एंड C2S2। हम C2H6 भी ले रहे हैं, क्वेश्चन में तो दिया तो नहीं है, लेकिन C2H4 एंड C2S2 इनमें पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन और सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन का डायग्राम हमको बनाना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स C2H2 एंड C2H4। यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो 27 में इनका पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन बताना है और 28 में नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 को भी हम यहीं पे कवर कर ले रहे हैं। देखिए C2H6 क्या है, CS3 बॉन्ड CS3, ये क्या है CS2 डबल बॉन्ड CS2, ये क्या है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इथेन, एथीन, एथाइन,
इसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 ईच, 4 सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ 2 हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड, एक कार्बन के साथ 1 सिग्मा बॉन्ड, तो ये दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज रहेंगे। और यहाँ sp हाइब्रिडेशन 2 सिग्मा बॉन्ड की वजह से। लोन पेयर हर केस में 0 है क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, टेट्रावेलेंट है। अब अगर हम यहाँ पर देखें 1 2 कार्बन, 1 2 कार्बन, 2 कार्बन, यहां पर कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, टेट्राहेड्रली जुड़ेगा। यहां पर भी 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, टेट्राहेड्रली जुड़ेगा। sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, हम बोर्ड के प्लेन को ही मॉलिक्यूलर प्लेन मान लेते हैं। और ये sp है तो लीनियर होगा। अब देखिए इसके पास कोई भी p ऑर्बिटल नहीं बचा, इसके पास एक p ऑर्बिटल बचा, वो मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यहां पर 2 p ऑर्बिटल बचेंगे, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे और मॉलिक्यूलर एक्सिस के भी परपेंडिकुलर होंगे। अब जब पाई बॉन्ड बनेगा तो इसमें लैटरल ओवरलैपिंग होगी, यहां पर भी लैटरल ओवरलैपिंग होगी। तो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है। अब इसमें इंडिविजुअली हमको देखना है, ये जो बॉन्ड है ये sp3 सिग्मा बॉन्ड होगा। क्यों? दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है, तो यहां पर sp3 ओवरलैपिंग हुई। ये जो बॉन्ड है ये कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का s ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, तो हाइड्रोजन का s रहेगा, कार्बन का sp3। यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ sp2 सिग्मा बॉन्ड है। यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड बनाया वो sp2s सिग्मा बॉन्ड है। और जो पाई बॉन्ड बनाया वो p पाई। यहां पर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो रहेगा वो sps सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो sp सिग्मा बॉन्ड होगा। और जो पाई बॉन्ड होगा वो p पाई बॉन्ड होगा। इस तरीके से यहां पर देखेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ 3, यहां पर 3, यहां पर 6 और कार्बन के साथ 1, तो 7 सिग्मा बॉन्ड यहां पर है। यहां पर 2 2 4 1 5 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड है। यहां पर 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। तो ये इनका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और सिग्मा और पाई बॉन्ड का नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम एनसीईआरटी से देखें, क्वेश्चन नंबर 34, राइट द इंपॉर्टेंट कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं 2 तरीके का, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये प्रोसेस होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कंडीशंस लिखना है, तो याद कीजिए यहां पर बताया गया था 3 प्रिंसिपल्स हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के। पहला, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उनकी एनर्जी नियरली या एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उनका ओरिएंटेशन एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन, इनको मैक्सिमम एक्सटेंट ओवरलैपिंग का करना चाहिए। तो इसका मतलब 3 कंडीशंस हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, कि कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव नियरली और एग्जैक्टली इक्वल एनर्जी, मस्ट हैव exactly identical orientation, and they must overlap to the maximum extent, then only molecular orbitals will be formed. So these are the conditions. एनर्जी के बारे में बोला नियरली या एग्जैक्टली इक्वल हो। जैसे अगर O2 बना रहे हैं होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो एक ऑक्सीजन के पास 1s है, दूसरे के पास भी 1s, दोनों की एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल होगी। लेकिन अगर आपने NO बनाया तो नाइट्रोजन का 1s और ऑक्सीजन के 1s की जो एनर्जी होगी वो नियरली इक्वल होगी। तो नियरली इक्वल हो चाहे एग्जैक्टली इक्वल,
ये लीनियर कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 ले रहे हैं हम। कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एंड इंडिकेट देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मॉलिक्यूल दिया O2, O2 प्लस, O2 माइनस। यहीं से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमने शुरू की थी। याद कीजिए, बॉन्ड ऑर्डर 16 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर आता है 2। हमने ये कंसेप्ट भी बताया था, इलेक्ट्रॉन को काउंट करके डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर कैसे देखते हैं। O2 प्लस में इलेक्ट्रॉन है कितने, 15, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5, और इसमें 17 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5। O2 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। O2 प्लस में 1 और इसमें भी 1। अब हमको बताना है, एक और मॉलिक्यूल दिया गया है O2 माइनस 2। O2 माइनस 2 में 18 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 0 हो जाएंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप लिखेंगे ऑक्सीजन का तो आएगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। O2 के लिए अगर आप देखेंगे तो 16 इलेक्ट्रॉन है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। बॉन्ड ऑर्डर काउंट करेंगे 2 आ जाएगा। कैसे, बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग का डिफरेंस निकाल के 2 से डिवाइड कर देना है। O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया 0.5 यूनिट। O2 माइनस कैसे बनाया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। कहाँ ऐड करेंगे, एंटी बॉन्डिंग में ऐड करेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 से कम हो गया 0.5। O2 माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो O2 माइनस 2 बनेगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी एंटी बॉन्डिंग में करेंगे, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, एक रिमूव कर दिया तो 1 अनपेयर्ड बचा, एक ऐड कर दिया इसमें 2 हो जाएगा, तब भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एक यहाँ ऐड होगा, एक यहाँ पर, दोनों पेयर्ड हो जाएंगे, तो यहाँ 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब हमको बताना है रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी O2 की, O2 प्लस की, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है। फिर आएगा O2, फिर आएगा O2 माइनस, फिर O2 माइनस 2। ध्यान रखिएगा, ये सुपर ऑक्साइड आयन है, ये परऑक्साइड आयन है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज O2, O2 प्लस, O2 माइनस, ये सब पर रहेंगे पैरामैग्नेटिक और ये रहेगा डायमैग्नेटिक। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37 देखें। क्वेश्चन नंबर 37 पूछ रहा है, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लस एंड माइनस साइन शोन इन रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल्स। हम पी ऑर्बिटल का एग्जांपल ले लें, वहाँ पर समझाना थोड़ा रिलेटिवली इजी रहेगा। पी ऑर्बिटल में बीच में न्यूक्लियस होता है, उसका प्लस साइन है। जो लोब्स हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, उसमें एक लोब को प्लस दिखाते हैं और एक को माइनस दिखाते हैं। यह ऑर्बिटल क्या है, 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल का कंसेप्ट और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर में किया जाता है। क्वांटम मैकेनिकल का दूसरा नाम वेव मैकेनिकल मॉडल भी है। वेव मैकेनिकल मॉडल इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वेव माना गया, और इलेक्ट्रॉन को जब वेव माना गया उसको मैटर वेव बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेव भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जब वेव माना जाता है तो इलेक्ट्रॉन के वेव का वेव फंक्शन लिखा जाता है साई से, और यह साई जो होता है वह एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव को रिप्रेजेंट करता है। याद कीजिए, जब आप वेव को सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से प्लस साइन और माइनस साइन लगाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वेव का साइन है, इलेक्ट्रॉन वेव या इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन का साइन है। तो ऑर्बिटल्स में जो प्लस और माइनस साइन लिखा जाता है वो इलेक्ट्रॉन वेव के साइन है। अब अगर पॉजिटिव वेव फंक्शन से मिलेगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से मिल गया तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और उससे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ब्रेक करता है और मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज करता है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है ये वेव फंक्शन के साइन है जो इलेक्ट्रॉन वेव के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्ड
इट इज वीकर और स्ट्रॉन्गर देन द वैन डर वाल्स फोर्सेस। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? इट इज अ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ऑब्जर्व्ड व्हेन हाइड्रोजन इज प्रेजेंट बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन विच it is covalently bonded to one of the atom and showing dipole dipole interaction with another atom. So this will be called hydrogen bond. X और Y दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो X के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव आएगा, Y के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर कैसा आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब पूछ रहा है कि इट इज स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल्स फोर्स और वीकर। सो इट इज स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल्स फोर्स। वैन डर वाल्स फोर्स में याद कीजिए डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन आता है, उसके बाद आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, इन सब को मिला के कहा जाता था क्या? वैन डर वाल्स फोर्सेस। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लास्ट लेक्चर में ही हमने पढ़ाया था, उसमें ये बताया था। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन तो है, लेकिन डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन का ही स्ट्रॉन्गेस्ट केस है। तो इसका मतलब जितने वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगे वो इसके कंपेरिजन में वीक होंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो 10 to 100 किलो जूल पर मोल पाया जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड जो था F माइनस और HF के बीच में होता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी मोर देन 100 किलो जूल पर मोल पाया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन एनी वैन डर वाल्स फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे कवर कर ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर टर्म का मतलब क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स between two atoms is called bond order. Calculate the bond order of N2, O2, O2 plus and O2 minus. N2, O2, O2 plus and O2 minus. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक कंसेप्ट हमने बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करके बॉन्ड ऑर्डर बताना। यहाँ पर 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। इसमें हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन, 16 से एक कम, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। और इसमें हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन, 16 से एक ज़्यादा, बॉन्ड ऑर्डर 1.5। अब ये बॉन्ड ऑर्डर इलेक्ट्रॉन को काउंट करके कैसे निकाला जाता है, इसके लिए हमने बताया था कि हम सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन के लिए हम बॉन्ड ऑर्डर याद रखेंगे 16 इलेक्ट्रॉन का। वैसे तो पूरा कंसेप्ट है इसके पीछे, लेकिन हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को काउंट करके बॉन्ड ऑर्डर निकालना सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हमने बताया था कि 16 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का याद रखिए, बॉन्ड ऑर्डर 2। इससे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे, 20 इलेक्ट्रॉन तक का ही केस हमारे सिलेबस में, तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ हाफ कम होता जाएगा। सो 1.5 1 0.5 0। 20 इलेक्ट्रॉन का जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाता है। इससे जब आप इलेक्ट्रॉन कम करेंगे 15 14 13 12 11 10, तो पहले बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा अप टू 3 2.5 3, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड नहीं होता है, तो 3 के बाद फिर से कम होने लगेगा 2.5 2 1.5 एंड 1, और भी कर सकते हैं ऐसे। और 13 इलेक्ट्रॉन पे एक एक्सेप्शन है, 3.5 फॉर CO प्लस। इसको छोड़ के, ये एक्सेप्शन सिलेबस में नहीं है वैसे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन के रूप में कॉम्पिटिटिव जो पेपर्स वगैरह आप सॉल्व करते रहते हैं उसमें मिलता है, इसलिए मैं बता दिया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे बॉन्ड ऑर्डर, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, बॉन्ड ऑर्डर बता दीजिए। तो इसके साथ NCERT से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने डिस्कस कर दिया। इसके सिवाय भी कोई डाउट है तो आप अलग से पूछेंगे। और नेक्स्ट हम जब डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के नीट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करते हैं इस लेक्चर में। फिर अगले लेक्चर से हम रेडॉक्स रिएक्शन शुरू करेंगे। इस लेक्चर में भी रेडॉक्स शुरू कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि ये कंप्लीट केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर है। अगले लेक्चर से फ्रेश स्टार्ट होगा रेडॉक्स रिएक्शन। प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन अगर हम देखें तो कुछ क्वेश्चन जो हमने सिलेक्ट किए हैं अलग अलग बुक्स में, आप चैप्टर वाइज एक बुक जरूर आपके पास होगी, नहीं है तो परचेस कर लीजिए। 32 ईयर 33 ईयर के नाम से चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक आते हैं, सॉल्व क्वेश्चन। कोशिश कीजिएगा ऐसा बुक हो
जिसमें क्वेश्चंस अलग दिए हो और आंसर्स अलग दिए हो, क्वेश्चन के जस्ट बाद आंसर ना दिया हो, ताकि आप खुद उसको प्रैक्टिस कर सकें और फिर आंसर मैच करा सकें। तो अलग अलग पब्लिकेशंस के बुक्स में क्वेश्चन का सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है, इसलिए हम जिस ईयर में वो क्वेश्चन पूछा गया है वो ईयर आपको बता देंगे, ताकि आप उस ईयर के क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकें। पहला क्वेश्चन जो हम इसका डिस्कस करने जा रहे हैं 2019 का क्वेश्चन है, नीट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट? यहां पर 4 मॉलिक्यूल का 4 डिफरेंट ऑर्डर दिया गया। 4 मॉलिक्यूल हैं, 4 डिफरेंट ऑर्डर है, वही मॉलिक्यूल का 4 डिफरेंट ऑर्डर दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, पहला ऑप्शन जो है ए ऑप्शन, उसमें दिया गया है NH3 BF3 NF3 एंड देन S2O। अब ये 4 मॉलिक्यूल का डिफरेंट ऑर्डर अरेंज करके ABCD ऑप्शन दिया गया। तो हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिस पे डिफरेंट ऑर्डर दिया है लेकिन मॉलिक्यूल सेम है। तो पहले ऑप्शन से मॉलिक्यूल उठा लिया हमने, NH3 BF3 NF3 एंड S2O। इसका करेक्ट ऑर्डर हम खुद अरेंज करेंगे अपने जानकारी के अकॉर्डिंग और फिर उसको मैच कराएंगे किस ऑप्शन में करेक्ट ऑर्डर दिया गया है। तो देखिए ये sp3 है, पिरामिडल है, पोलर होगा। ये sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर, तो नॉन पोलर होगा। अगेन sp3 पिरामिडल, तो पोलर होगा। बेंड शेप, तो पोलर होगा। तो नॉन पोलर सिर्फ एक मॉलिक्यूल मिला, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तो लोएस्ट डायपोल मोमेंट आएगा BF3 का। BF3 का दो ऑप्शन में दिया गया, B एंड C। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, B और C में लोएस्ट ऑप्शन BF3 है, तो इसका मतलब A आंसर नहीं हो सकता और D आंसर नहीं हो सकता। अब इन तीनों में अगर हम देखें तो NH3, NF3 और S2O में हम अगर NH3 और S2O को कंपेयर करें तो NH3 में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी OH2 के कंपेरिजन में, और यहां पर बॉन्ड एंगल आता है कितना, 107 डिग्री, और यहां पर 104.5 डिग्री। तो यहां का डायपोल ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्यों? क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और रिजल्टेंट डायपोल भी ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि बॉन्ड एंगल लेस देन 107 डिग्री है। तो वाटर विल बी मोर पोलर देन अमोनिया। वाटर अमोनिया से ज्यादा पोलर बी ऑप्शन में भी दिया गया और सी ऑप्शन में भी दिया गया। इसका मतलब NH3 और NF3 का भी केस मालूम होना चाहिए। अब अगर हम NF3 को कंपेयर करें तो याद कीजिए अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन के डिस्कशन में ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था कि NF3 का होता है वो फ्लोरीन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन पास है, लोन पेयर, और क्योंकि तो यहाँ सारा डायपोल उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिधर पे पहले से इलेक्ट्रॉन है, इसलिए NF3। अब NH3 इज मोर पोलर देन NF3, ये ऑप्शन बी में दिया गया है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर बी होगा। क्यों? यहां पर दिया गया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, फिर दिया गया है NF3, फिर दिया गया है NH3, और इससे ज्यादा वाटर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। बाकी दो ऑप्शन इसी को उल्टा पुल्टा करके लिखा गया। तो इस तरीके से सेम मॉलिक्यूल्स का अगर डिफरेंट ऑर्डर दिया है तो पहले ही ऑप्शन में या अगर क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है तो आप उनका करेक्ट ऑर्डर अरेंज कर लीजिए और फिर करेक्ट ऑप्शन को मैच करा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर कुछ भी हो 2011 का क्वेश्चन है। इसमें भी ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑफ, क्वेश्चन में दे दिया गया है CH बॉन्ड, CO बॉन्ड, CC बॉन्ड
NCC डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये सब सिंगल और एक डबल बॉन्ड है। इनका बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्वेश्चन में ये दिया है तो हम इसका करेक्ट ऑर्डर अरेंज कर लेंगे, फिर उसको ऑप्शंस में मैच कराएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उनको कंपेयर करते हैं पहले जिसको कंपेयर किया जा सकता है। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड बड़ा होगा, डबल बॉन्ड छोटा होगा। अच्छा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से बड़ा कितने ऑप्शन में दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, सेकंड में नहीं दिया गया है, थर्ड में भी नहीं दिया गया, फोर्थ में नहीं दिया गया। आंसर हमारा हो गया ए, बी, सी और डी में सिर्फ ए ऑप्शन में ऐसा दिया गया है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से बड़ा है, तो हमारा आंसर हो गया ए। बाकी में डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से छोटा दिखाया गया है, तो इसका मतलब बात ही गलत हो गई। ए ऑप्शन में इन्होंने दिया क्या है? CH बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O एंड C सिंगल बॉन्ड C, ये ऑर्डर दिया गया, ये करेक्ट ऑर्डर है। और बाकी में हर ऑप्शन में कुछ भी किया है लेकिन डबल बॉन्ड को C से सिंगल बॉन्ड से बड़ा कर दिया गया, ये आंसर बाकी ऑप्शन इसलिए गलत कर दे रहा है। तो इसका मतलब हम जिसको कंपेयर कर सकते हैं कंपेयर कर लें, सबको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर मिल जाता है। और यही अप्रोच होना चाहिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर की। जब भी बात करें तो पहले मिनिमम वैल्यूज निकाल लीजिए, और या जिनको कंपेयर कर सकते हैं उनको कंपेयर कर लीजिए और फिर ऑप्शन को मैच। अगर ऐसा एक से ज्यादा ऑप्शन दिया होता जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से क्या है बड़ा, तो हम क्या करते? इन दोनों को इसलिए कंपेयर किया क्योंकि एटम सेम है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बदल रहा है। लेकिन पहले 3 बॉन्ड्स को देखिए, तीनों सिंगल बॉन्ड है। अगर तीनों सिंगल बॉन्ड है तो इन तीनों सिंगल बॉन्ड में कॉमन क्या है? एक कार्बन कॉमन है, दूसरा एटम है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। इसमें सबसे छोटा होता है हाइड्रोजन। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन छोटा होगा और कार्बन बड़ा होगा। क्यों? लेफ्ट राइट जाने पर एटॉमिक साइज सेम पीरियड में क्या होता जाता है? कम होता जाता है। कार्बन के बाद ऑक्सीजन पाया जाता है तो ऑक्सीजन छोटा होगा। तो इसका मतलब CH बॉन्ड सबसे छोटा होगा इन तीनों में, उसके बाद होगा CO बॉन्ड और उसके बाद होगा CC सिंगल बॉन्ड। ये ऑप्शन भी अगर आप चेक कीजिए, डबल बॉन्ड दीजिए, सिर्फ सिंगल बॉन्ड को कंपेयर कीजिए, तो CH सबसे छोटा 2 ऑप्शन में दिया गया, A और D में। तो B और D तो B और C तो पहले ही गलत हो जाने थे। अगर हम सिर्फ सिंगल बॉन्ड को कंपेयर करते तब भी B और C गलत हो जाते। A और D में CH को सबसे छोटा लिखा गया। अब CH से बड़ा CO और CO से बड़ा CC बॉन्ड, ये A ऑप्शन में भी है और D ऑप्शन में भी है। इसका मतलब इतने से हमारा काम नहीं चल पाता अगर हम सिंगल बॉन्ड को पहले कंपेयर करते तो हमको सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड को कंपेयर करना पड़ता। तो CC सिंगल बॉन्ड CC डबल बॉन्ड, ये कंपेयर करते ही हमारा आंसर आ जा रहा है। तो सिंगल बॉन्ड विल बी लॉन्गर देन डबल बॉन्ड, ऐसा सिर्फ A ऑप्शन में दिया गया, इसलिए आंसर सही है। D आंसर में क्या दिया है? CH से बड़ा है CO, CO से बड़ा है CC और इससे बड़ा है C डबल बॉन्ड C। ये बात हमारी गलत हो जाती। फिर भी अगर हमको CC डबल बॉन्ड का भी इसमें अरेंजमेंट देखना है तो इतना तो कन्फर्म है CC सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड छोटा होगा। अब डबल बॉन्ड छोटा होगा तो या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा, क्योंकि CH बॉन्ड से छोटा नहीं होगा क्योंकि कार्बन एटम बड़ा होता है हाइड्रोजन के कंपेरिजन में। तो या तो यहां पर या तो यहां पर। अब ये बात इंफॉर्मेटिव हो गई। इंफॉर्मेटिव बातें जो होती हैं उसके बेसिस पर ऑप्शन सेट नहीं किए जाते हैं, इसलिए जो लॉजिकल बात है सिर्फ उसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो 2006 का क्वेश्चन है। अभी जो बुक आ रही है उसमें ईयर वाइज तो दिया ही है उन्होंने, मतलब 33 ईयर में ईयर वाइज दे दिया है। 2021 का, फिर 20 का, 21 तो आने वाला है, 20 का, 19 का, 18 का, लेकिन इसके साथ साथ उसको टॉपिक वाइज भी डिवाइड कर दिया। तो इसलिए अभी हमने 2019 से क्वेश्चन शुरू किया, 11, 6 कर रहे हैं, फिर हो सकता है फिर 18, 19 पे आ जाए किसी दूसरे टॉपिक को रिलेट करके केमिकल बॉन्डिंग में ही। बुक आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज क्या कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2006 का है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन N and F इज ग्रेटर देन दैट बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन।
नाइट्रोजन और फ्लोरीन का जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन हाइड्रोजन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Yet the dipole moment of NH3 is 1.5 dBi। NH3 का जो dipole moment है वो 1.5 dBi है। That of NF3 is 0.2 dBi। NF3 का 0.2 dBi है। अब देखिए इसमें बात क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन फ्लोरीन का डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फिर भी इसका डायपोल मोमेंट कम है। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए 4 स्टेटमेंट इन्होंने लिखे हैं ABCD, 4 ऑप्शन के रूप में, और हर स्टेटमेंट 2 से 3 लाइन का है, तो इस क्वेश्चन को रीड करने में ही काफी टाइम लग जाता है। और प्लस इन्होंने डेटा दे दिया है, उसको बस इंटरप्रेट करने के लिए बोला है कि इसका सही रीजन क्या है। सो A, B, C और D 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए NF3 और NH3, ये NCERT में भी क्वेश्चन था एक्सरसाइज का और हमने इसको डिस्कस किया था। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होती है वो नाइट्रोजन पे ज्यादा होती है, क्यों? उसके पास एक लोन पेयर है। अब अगर यहां पर देखेंगे तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन, तो डाइपोल फ्लोरीन की तरफ जाएगा। तो जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थी उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा। और हाइड्रोजन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल किधर जाएगा? नाइट्रोजन की तरफ। उधर जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा था उधर इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो इसलिए पोलरिटी मॉलिक्यूल की बढ़ जाएगी। तो NH3 इज मोर पोलर देन व्हाट? NF3। अब इसका रीजन क्या है? ऑप्शन से एक करके पढ़ते हैं हम। ऑप्शन इज सेइंग इन NH3 एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये बात गलत है। एटॉमिक डाइपोल का मतलब जिधर लोन पेयर है, इसके कहने का मतलब इन NH3 द एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो बी ऑप्शन देखते हैं, वैसे लिखा और भी है ए ऑप्शन में, हम पूरा स्टेटमेंट फिर से पढ़ दे रहे हैं। ए ऑप्शन इन NH3 द एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल आर इन द अपोजिट डायरेक्शन वेयर एज इन NF3 दीज आर इन द सेम डायरेक्शन। ये गलत बात है, इसका उल्टा बात जो होगा वो सही बात है। तो NH3 में एटॉमिक डाइपोल और बॉन्ड डाइपोल सेम डायरेक्शन में, और NF3 में एटॉमिक डाइपोल अपोजिट में। ये NH3 की ज्यादा पोलरिटी का रीजन है NF3 के कंपैरिजन में। और ये स्टेटमेंट जो दिया गया है वो सी ऑप्शन में दिया गया है। इन NH3 द एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल आर इन द सेम डायरेक्शन वेयर एज इन NF3 दीज आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। सो हमारा करेक्ट होगा। ये तो गलत था ही, कहा गया इन NH3 एज वेल एज NF3 द एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल आर इन द सेम डायरेक्शन, गलत बात है। और डी ऑप्शन दिया गया इन NH3 एज वेल एज इन NF3 द एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों बातें गलत हैं। डाइपोल का मतलब जिधर लोन पेयर है, और बॉन्ड डाइपोल का मतलब जिधर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर वो सेम डायरेक्शन में होते हैं तो नेट डाइपोल मोमेंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखने जा रहे हैं वो 2005 का क्वेश्चन है। हम जो भी क्वेश्चन करेंगे 2000 के बाद वाला करेंगे, मतलब पिछले इस 20 साल नई सदी के जो क्वेश्चन सिर्फ वही डिस्कस करने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट? 4 दिया गया है। SiF4, SF4, XCF4 एंड BF3। इनमें से किस में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा? यानी सिर्फ ये पूछना चाह रहा है कौन पोलर होगा कौन नॉन पोलर होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर निकालें। SiF4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और ये टेट्राहेड्रल होगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट होगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल है। SF4 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन आता है एक लोन पेयर की वजह से। तो इसमें एक लोन पेयर के साथ जो स्ट्रक्चर आता है सबसे स्टेबल, वो सीसॉ स्ट्रक्चर आता है। सीसॉ स्ट्रक्चर में जो एक्सियल डाइपोल होता है कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इक्वेटोरियल कैंसिल नहीं होगा। तो यही हमारा आंसर होगा। इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा क्योंकि ये मॉलिक्यूल पोलर है। XCF4 में ज़ेनॉन के पास 2 लोन पेयर होंगे, तो हाइब्रिडेशन होगा sp3d2 और ये स्क्वायर प्लेनर होगा। स्क्वायर प्लेनर होने पे सारे फ्लोरीन का डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ऊपर नीचे लोन पेयर है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड sp3 है, sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर है,
सिमेट्रिकल है तो नेट डायपोल मोमेंट इसका भी 0 आएगा। सो आंसर इज बी बिकॉज ऑफ इट्स अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो क्वेश्चन हमने बोला कि नई सदी के ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अब 1994 का एक क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन भी अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर दे रहे हैं। तो इसी स्पेस में ये सॉल्व हो जाएगा, तो यहीं पे इसको कवर कर ले रहे हैं। ये 1994 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा है, ऑप्शंस बड़े छोटे हैं। ऑप्शंस है ए सी, बी कैपिटल डी, सी कैपिटल ए एंड डी कैपिटल बी। अब इसमें ध्यान देने की वाली बात है कि अगर हमारा आंसर कैपिटल डी आ रहा है तो हम डी ऑप्शन टिक ना कर दें, ठीक है। ये एरर बहुत से करते हैं, इस एरर को भी समझाने के लिए हमने इस क्वेश्चन को पिकअप किया पर्टिकुलरली। क्वेश्चन क्या है, द टेबल शोन बिलो गिव्स द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन, कार्बन एटम सी है और इसका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है विथ एलिमेंट ए बी सी एंड डी। और ऑप्शन दिया है सी ए, सी बी, सी सी एंड सी डी। इसमें जो पहला सी है वो कार्बन एटम के लिए है और दूसरा ए बी सी डी जो लिखा है वो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। और इनकी बॉन्ड एनर्जी जो दी गई है वो बॉन्ड एनर्जी दी गई 240, देन 328, देन हो सकता है तीसरा एलिमेंट सी जो है वो कार्बन ही एज्यूम किया हो गया हो, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, हमको बॉन्ड एनर्जी से मतलब है। 276 एंड 485। अब ये बॉन्ड एनर्जी दे दिया गया कार्बन का ए बी सी डी 4 हाइपोथेटिकल एलिमेंट के साथ। क्वेश्चन पूछा है विच एलिमेंट हैज द स्मॉलेस्ट एटम्स, विच एलिमेंट हैज द स्मॉलेस्ट एटम्स, यानी ए बी सी डी में से कौन स्मॉलेस्ट एटम वाला होगा। याद कीजिए कार्बन एटम तो फिक्स है, दूसरा एटम जिसका स्मॉलेस्ट होगा उसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा। तो छोटे एटम स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं, तो ए बी सी डी में से सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी मिल रही है 485, इसका मतलब डी स्मॉलेस्ट होना चाहिए। डी स्मॉलेस्ट, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर बी आंसर जो है वो करेक्ट आंसर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बॉन्ड एनर्जी कम तो इसका मतलब एटम बड़ा है, यानी बॉन्ड वीक है। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रांग है, इसका मतलब एटम छोटा है। तो इस कंसेप्ट के बेसिस पर ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पिकअप कर रहे हैं वो 93 का है, लेकिन इस क्वेश्चन को भी कई स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं और ये अलग अलग किताबों में अलग अलग पैटर्न से दिया गया है, इस वजह से इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर दे रहे हैं। 1993 का क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज इन बिटवीन सीजियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, बोथ एंड नन ऑफ द अबव। सीजियम क्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। ये बोथ एंड नन वाला ऑप्शन जो है वो वैसे अब एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का मेन एम क्या है, इसमें देखिए सीजियम फ्लोराइड में आयनिक करैक्टर मैक्सिमम होता है, आयनिक करैक्टर बढ़ने पर बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, लैटिस एनर्जी बढ़ती है। और NaCl में क्या है, आयनिक करैक्टर CsF के कंपेरिजन में क्या होगा, कम। क्यों, क्योंकि फ्लोराइड से क्लोराइड बड़ा है तो पोलराइजेशन ज़्यादा, और सीजियम से सोडियम छोटा है तो भी पोलराइजेशन ज़्यादा। तो CsF ज़्यादा आयनिक है, इस वजह से इसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा और ये बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा रखेगा। तो ये इस क्वेश्चन की खास बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2006 का ही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल विथ SiCl4। SiCl4 के साथ कौन आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, तो SiCl4 अगर देखेंगे तो sp3 हाइब्रिडेशन होगा, सिलिकॉन कार्बन फैमिली का मेंबर है, वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड इसने बनाया, तो ये टेट्राहेड्रल है। ऑप्शन में दिया गया है NH4+, ये भी sp3 टेट्राहेड्रल होता है। SCl4 बी ऑप्शन जो रहेगा वो करेक्ट आंसर है,
SCl4। क्यों? सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे 4 बॉन्ड बनाए तो एक लोन पेयर बचेगा। एक लोन पेयर और 4 सिग्मा बॉन्ड से हाइब्रिडेशन इसका आएगा sp3d। sp3d में 1 लोन पेयर के साथ सीसॉ स्ट्रक्चर आता है। याद कीजिए हमने SF4 का ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा था, बस यहाँ पर फ्लोरीन की जगह क्लोरीन लगा दिया, तो ये आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन था SO4-2 सल्फेट, sp3 टेट्राहेड्रल होता है, PO4-3 भी टेट्राहेड्रल होता है sp3। यानी ए ऑप्शन जो है अमोनियम आयन है, बी ऑप्शन जो है SO4-2 है, और बी नहीं, सी ऑप्शन, बी तो हमारा करेक्ट आंसर है, और डी ऑप्शन जो है वो PO4-3 है। अगर हम इसमें बनाएं तो 4 बॉन्ड बनेगा और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, इसलिए प्लस चार्ज। SO4-2 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे और 2 डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड वाले के ऊपर नेगेटिव। तो सल्फर ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया, 0 लोन पेयर। फास्फोरस में अगेन टेट्राहेड्रल है, 1 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज। फास्फोरस ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया, 0 लोन पेयर, इसलिए sp3 टेट्राहेड्रल, और ये भी sp3 टेट्राहेड्रल है। तो जो आइसो स्ट्रक्चर नहीं वो बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28 नहीं, 2006 का ही एक और क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। फिर से ये स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है क्या कि में बॉन्ड एक जैसे नहीं है। ऑप्शन हमारे पास जो दिया गया है NF3, ClF3, BF3 एंड देन AlF3। देखिए NF3 ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर तो नहीं है, ज्योमेट्री से डिफरेंट है, पिरामिडल आ रहा है, जबकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। लेकिन ClF3 में जो हाइब्रिडेशन है वो sp3d है, और sp3d में 2 फ्लोरीन क्या होते हैं, एक्सियल होते हैं जो लॉन्गर होते हैं, और एक इक्वेटोरियल फ्लोरीन होता है जो कि स्मॉलर होता है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में तीनों बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड की लेंथ बराबर होगी, sp2 ट्राइगोनल, और AlF3 में क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, हर AlF की बॉन्ड लेंथ बराबर होगी। और अगर इसको कोवेलेंट मान के ट्रीट करते हैं तो भी सारे बॉन्ड लेंथ बराबर होंगे, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर बोरॉन फैमिली का ही एल्युमिनियम भी है, जबकि AlF3 आयनिक है, कोवेलेंट नहीं है, तो इसलिए हाइब्रिडेशन वगैरह डिफाइन नहीं करते इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं हम वो 2004 का क्वेश्चन ले रहे हैं। 2004 का एक क्वेश्चन है, इन BrF3 मॉलिक्यूल द लोन पेयर्स ऑक्युपाई इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसे ClF3 का स्ट्रक्चर। इसमें भी 3 बॉन्ड बनाने के बाद 2 लोन पेयर बचेगा, 2 लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d। sp3d में जो ज्योमेट्री आता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आता है। क्या आता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में ये जो लोन पेयर है उनकी पोजीशन क्या होगी? तो 2 लोन पेयर की पोजीशन इक्वेटोरियल पे होती है, ऐसा क्वेश्चन में बता दिया गया है। तो 2 फ्लोरीन कहाँ हो जाएंगे? एक्सियल, और एक इक्वेटोरियल पे, इसलिए यहाँ पर तीनों BrF बॉन्ड की लेंथ बराबर नहीं होगी, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में ClF3 में हमने देखा था। अब इसने पूछा कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखा गया। तो ऑप्शन बोला गया है इसमें कि लोन पेयर रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए। तीसरा ऑप्शन दिया गया है टोटल रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, हम ऑप्शन को ही डायरेक्टली पढ़ लेते हैं। ए है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ओनली, बी है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ओनली, सी है लोन पेयर रिपल्सन एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और डी ऑप्शन दिया गया है लोन पेयर रिपल्सन ओनली। सिर्फ लोन पेयर अगर रिपल्सन को कम करना होता तो लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पर रखते, तब ये रिपल्सन कम होता, सबसे कम, क्योंकि लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज़्यादा है, तो सबसे दूर रखना है। सबसे दूर इक्वेटोरियल पोजीशन नहीं है, सबसे दूर है कहाँ? एक्सियल पोजीशन। लेकिन इसको एक्सियल पे नहीं रखा गया तो सिर्फ लोन पेयर से काम नहीं चला। तो यहाँ पर सी आंसर जो होगा वो बेस्ट आंसर होगा, लोन पेयर रिपल्सन एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, यानी टोटल रिपल्सन मिनिमम होना चाहिए। जबकि इस बुक में आंसर इन्होंने डी दिया हुआ है, ये जस्टिफिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर लोन पेयर रिपल्सन को ही केवल कम करना था तो हम इक्वेटोरियल पे क्यों रखते, 120 डिग्री पे क्यों रखते, 180 डिग्री पे क्यों नहीं रखते। तो सी ऑप्शन इज बेटर आंसर।
एक और क्वेश्चन 2002 से ले लेते हैं। क्वेश्चन है नाइट्रेट के बारे में। इन NO3 माइनस आयन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के राउंड लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने हैं? तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, नाइट्रोजन ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं कर सकता, तो एक तो डबल बॉन्ड बनाता है और एक सिंगल बॉन्ड बनाता है। सिंगल बॉन्ड जिधर बनाएगा उधर नेगेटिव आ गया, अब बचा एक लोन पेयर। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो अगले ऑक्सीजन से जब ये बॉन्ड बनाएगा तो डेटिव बॉन्ड बनाएगा, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस। नेट चार्ज अगर देखेंगे तो माइनस बनाएगा। तो नाइट्रोजन के अराउंड लोन पेयर तो 0 हो गए और बॉन्ड पेयर हो गए 4, उसमें से 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर और एक पाई बॉन्ड पेयर। तो 4 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। ए दिया है 2-2, बी दिया है 3-1, सी दिया है 1-3 एंड डी दिया है 4-0। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो 1991 का क्वेश्चन है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, तो इस वजह से हम इस क्वेश्चन को भी पिकअप कर रहे हैं। सो इन 1991 का क्वेश्चन, इन कंपाउंड एक्स ऑल बॉन्ड एंगल्स आर एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट। सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। इसका मतलब sp3 हाइब्रिडेशन है और सारे बॉन्ड आइडेंटिकल हैं और लोन पेयर 0 है। ये कंपाउंड कौन सा होगा? ऑप्शन है क्लोरोमीथेन। इन्होंने फार्मूला नहीं लिखा है, इन्होंने नाम लिखा है क्लोरोमीथेन, हम फार्मूला लिखते जा रहे हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, आइडोफॉर्म CHI3 एंड क्लोरोफॉर्म CHCl3। इसमें देखिए चारों बॉन्ड एक जैसे हैं, लोन पेयर 0, हाइब्रिडेशन sp3, इस वजह से सारे एंगल बराबर होंगे। यहाँ पर क्लोरीन हाइड्रोजन का साइज, आयोडीन हाइड्रोजन का साइज, क्लोरीन हाइड्रोजन का साइज अलग अलग है, तो इसलिए CCl बॉन्ड, CH बॉन्ड, इनके जो एंगल्स होंगे वो CCl CCH से एंगल से डिफरेंट होंगे। यानी अगर हम इस बॉन्ड में देखें CH3Cl में, तो CH3Cl में 1 2 3 4 H होगा और Cl, तो Cl जो बॉन्ड एंगल है वो अलग होगा और H और Cl के साथ जो बॉन्ड एंगल वो अलग आएगा। तो यहाँ पर 2 तरीके के बॉन्ड एंगल आएंगे, सारे एंगल एक जैसे नहीं होंगे। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, लोन पेयर 0 होना और सारे बॉन्ड का एक जैसा होना, ये जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पिकअप कर रहे हैं 2015 का है। 2015 में नीट एग्जाम 2 बार हुआ था, तो ये जो एग्जाम कैंसिल हो गया था उसका क्वेश्चन दिया गया है। तो इस बुक में मेंशन्ड है ये कि 2015 कैंसिल्ड। कैंसिल्ड का मतलब ये क्वेश्चन कैंसिल्ड नहीं है, ये हो सकता है क्वेश्चन ही कैंसिल हो, चेक कर लेते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड? इक्वल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, कुल मिलाकर सिग्मा और पाई बॉन्ड को काउंट करना है। क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, लेकिन दिक्कत होती है तो बच्चों को, इसलिए पूछते हैं, इस वजह से हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। पहला CN2, इसको बोलते हैं साइनोजन। साइनोजन में क्या होगा? C ट्रिपल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। इसमें सिग्मा और पाई को अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड होगा और पाई बॉन्ड यहां पर 2, यहां पर 2, यानी 4 पाई बॉन्ड। तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगला दिया गया है CS2 CN ट्वाइस। अब देखिए इसमें क्या है, CN यानी ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, फिर C, फिर C ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहां पर CH2 जो है, यानी दोनों के ऊपर एक एक H और यहां पर एक डबल बॉन्ड भी आएगा। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड अगर काउंट करेंगे तो 1 2, ध्यान रखिएगा CH के साथ भी सिग्मा बॉन्ड आता है, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। पाई बॉन्ड कितना होगा? 1 2 3 4 5। तो यहां पर भी सिग्मा और पाई बॉन्ड बराबर नहीं है। अगला मॉलिक्यूल है HCO3 माइनस। इसमें स्ट्रक्चर क्या आएगा? कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एक है, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव और एक OH बॉन्ड है। तो इसमें अगर सिग्मा बॉन्ड करेंगे तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड एक है, तो ये भी आंसर नहीं है। क्लियर है कि आंसर हमारा डी होगा। डी ऑप्शन क्या है? XCO4। जेनॉन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, हर ऑक्सीजन के साथ, कहीं कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, सब डबल बॉन्ड। और यहां पर 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 4 पाई बॉन्ड।
4 4, तो इक्वल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड XCO4। आंसर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो 2003 का क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, रीड करके हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको देखना है। फॉर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन टू कार्बन एटम्स, दो कार्बन एटम के बीच में सिग्मा और पाई बॉन्ड बन रहा है, उनसे रिलेटेड कौन सी बात गलत है? पहला बोला है सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, सही बात है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होता है। इस क्वेश्चन को सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ पाई बॉन्ड से ज्यादा होती है, लेकिन सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो डबल बॉन्ड से कम होती है। तो सिंगल डबल और सिग्मा पाई में लोग कंफ्यूज करते हैं। देखिए पाई बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड नहीं होता है, हाँ डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड कह रहा है तो इसका मतलब कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में जो दूसरा या तीसरा बॉन्ड है उस बॉन्ड की बात कर रहा है। तो लैटरल ओवरलैपिंग से बनने वाला पाई बॉन्ड वीक होता है एक्सियल ओवरलैपिंग से बनने वाले सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में। लेकिन सिंगल बॉन्ड में एक बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में दो बॉन्ड है, तो दो बॉन्ड एक बॉन्ड से स्ट्रांग होगा। तो सिग्मा पाई और सिंगल डबल में कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये क्वेश्चन हमने पिकअप किया है। दूसरा स्टेटमेंट, तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ये बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट है बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर ऑफ द ऑर्डर 264 किलोजूल पर मोल एंड 347 किलोजूल पर मोल, गलत बात है ये। यहां पर सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा बता रहा है और पाई बॉन्ड की एनर्जी कम बता रहा है। सॉरी, सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी कम बता रहा है और पाई बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा बता रहा है, ये गलत है। इस ऑप्शन में क्या कह रहा है? सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी है 264 और पाई बॉन्ड की एनर्जी है 347। ये सब ऑप्शन दिया गया किलो जूल पर मोल में। अब देखिए किस बॉन्ड की एनर्जी कितनी होती है फिक्स नहीं है। सिग्मा बॉन्ड किन एटम्स के बीच में बना है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, लेकिन यूजुअली कोवेलेंट बॉन्ड की जो एनर्जी आती है सिंगल बॉन्ड की वो 100 से अबव एंड 500 से बिलो होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड जो होता है वो CH बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, और इसकी एनर्जी 438 किलो जूल पर मोल के अप्रॉक्सीमेट आते हैं। बाकी सारे सिंगल बॉन्ड इससे वीक होते हैं। तो जो बॉन्ड एनर्जी आएगी वो हमको याद तो नहीं रखना है, रफ आइडिया रहे तो बेटर है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी पाई से ज्यादा होगी। यहां पर उल्टा कह दिया तो ये बात गलत है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो आगे पढ़ने की हमको जरूरत नहीं है, फिर भी बाकी स्टेटमेंट्स हम आपको क्लियर कर देते हैं। फ्री रोटेशन ऑफ एटम अबाउट अ सिग्मा बॉन्ड इज अलाउड बट नॉट इन केस ऑफ पाई बॉन्ड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ाया जाता है कि डबल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता क्योंकि लैटरल ओवरलैपिंग है। फ्री रोटेशन का मतलब होता है मॉलिक्यूल के एक हिस्से को फिक्स करके दूसरे हिस्से को रोटेट करना। तो एक हिस्से को फिक्स करके जब दूसरा हिस्सा रोटेट करेंगे तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और पाई बॉन्ड को, किसी भी बॉन्ड को टूटने में एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए किसी प्रोसेस में तो वो फ्री नहीं है, वो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो फ्री प्रोसेस का मतलब जिसमें एनर्जी न लगे। तो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है क्योंकि वो एक्सियल है, और पाई बॉन्ड प्लेनर होता है, तो इस वजह से उसके अराउंड पॉसिबल नहीं है। ये बात सही है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइंस द डायरेक्शन बिटवीन कार्बन एटम बट अ पाई बॉन्ड हैज नो प्राइमरी इफेक्ट इन दिस रिगार्ड। ये बात सही है। कार्बन एटम क्या, कोई भी एटम जो हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिफाइन, जैसे हमने बोल दिया PO4-3 ये टेट्राहेड्रल है, तो ये पाई बॉन्ड से रिलेटेड नहीं है, ये सिग्मा बॉन्ड से 1 2 3 4। सिग्मा बॉन्ड जिस डायरेक्शन में बन गया पाई बॉन्ड उसी डायरेक्शन में बन, अगर बना तो किसी भी मॉलिक्यूल में जो डायरेक्शन होता है, कौन सा एटम किस एटम से किस डायरेक्शन में जुड़ेगा, ये सिग्मा के डायरेक्शन से होता है, पाई से डिसाइड नहीं होता है। तो ये बात भी सही है। तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है बी, इसमें सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी इन्होंने कम बताई और पाई की ज्यादा, जबकि उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, नंबर कुछ भी हो, 1990 का क्वेश्चन है, आपकी पैदाइश के पहले का, लेकिन कुछ है इस क्वेश्चन में जिसको पिकअप करना पड़ा हमें। क्वेश्चन कह रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। देखिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन, वैसे हमने सुना है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कंसेप्ट है, लेकिन उसमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। ये कह रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसका मतलब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के बारे में बात कर रहा है।
सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू टू एटम्स, दो अलग अलग एटम्स के हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एंड ईच हैविंग वन इलेक्ट्रॉन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ऑप्शन दिया सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, पाई बॉन्ड। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट सिग्मा बॉन्ड होगा। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। रेयर एक्सेप्शन है बेंजाइन के केस में। बेंजीन में क्या होता है, 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, किसी एक जगह पे एक ट्रिपल बॉन्ड बना दिए तो ये बेंजाइन आइन ट्रिपल बॉन्ड कहलाता है। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बॉन्ड नहीं है। 4 पाई बॉन्ड है, 4 पाई बॉन्ड में से 3 पाई बॉन्ड तो पी ओवरलैपिंग से बने हैं, लेकिन ये जो चौथा है ये sp2 पाई बॉन्ड है। इसका मतलब sp2 हाइब्रिड, तो ये रेयर केस है। अदरवाइज हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हो, आइसो स्ट्रक्चरल भी हो। देखिए डायटोमिक मॉलिक्यूल तो जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है, लेकिन यहां पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन भी हो और आइसो स्ट्रक्चर यानी हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर भी सेम हो। ऑप्शन दिया गया है टेल्यूरियम आयोडाइड, xenon फ्लोराइड, देन IBr2 माइनस, देन XCF2। देखिए एक ऑप्शन सब में XCF2 ही दिया है, चारों ऑप्शन में। xenon में इलेक्ट्रॉन होते हैं 54 के बाद फ्लोरीन में 9 इंटू 2 कितना हो गया 18, 2 72 इलेक्ट्रॉन। तो 72 इलेक्ट्रॉन वाला पहले काउंट करना है, फिर स्ट्रक्चर की बात करना है। और XCF2 जो होता है, ये XCF2 ये लीनियर होता है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में 3 लोन पेयर की वजह से इसका स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ है। तो ये लीनियर, इनमें देखते हैं टेल्यूरियम आयोडाइड IBr2 माइनस, IF3 एंड देन BeCl2। BeCl2 तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि बेरिलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम हो जाएंगे। अब देखिए ये फ्लोरीन वाला आसपास हो सकता है, लेकिन ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा क्या? तो xenon के जस्ट पहले वाला अगर एलिमेंट है तब तो हम कर सकते हैं। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें, हैलोजन फैमिली में कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और टेल्यूरियम का है ऑक्सीजन फैमिली में, तो इसलिए हम ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर भी लिख देते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। और नोबल गैसेस में फ्लोरीन के जस्ट बाद क्या आता है? नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर xenon। तो xenon के आसपास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज टेल्यूरियम और आयोडीन बना सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो xenon के बराबर इलेक्ट्रॉन होगा, और आयोडीन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो xenon के बराबर होगा। तो अगर यहां पर IF2 होता और एक माइनस होता तब तो एक्सेप्टेबल था, अदरवाइज IF3 में नहीं हो सकता और IBr2 माइनस में भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर 2 फ्लोरीन होते तब यह आंसर आता। और TI2 में भी इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं हो सकते क्योंकि यहां पर आयोडीन, यहां पर फ्लोरीन। तो यहां पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो कोई नहीं है। अब बात करते हैं आइसो स्ट्रक्चरल की। ये क्वेश्चन उस ईयर में शायद कॉमन मार्किंग हुई थी इस क्वेश्चन, लेकिन आइसो स्ट्रक्चरल की अगर हम बात करें तो TI2 जो है टेल्यूरियम फैमिली में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 बॉन्ड में चले गए, बचे 4, मतलब 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड। तो ये sp3 आएगा और बेंट आएगा, तो ये आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है। IBr2 माइनस में अगर हम देखें तो 2 ब्रोमीन जुड़ेंगे, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन बचेगा और एक नेगेटिव चार्ज है तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो ये आइसो स्ट्रक्चरल हो सकता है। तो अगर अप्रोप्रिएट आंसर होगा भी तो बी, लेकिन वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं, आइसो स्ट्रक्चरल है। बाकी तो स्ट्रक्चरल भी नहीं हो सकते। BeCl2 आइसो स्ट्रक्चरल होगा तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, यानी अगर हम आइसो स्ट्रक्चरल में भी केवल मैच कराएं तो 2 ऑप्शन आ गए। तो इसलिए यह आंसर कहीं करेक्ट नहीं है और इसमें 2 आंसर आ रहे हैं। ऐसे केस में कुछ लोगों ने इसका लॉजिक दिया था कि अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होते हैं तो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होने पर भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जा सकता है, लेकिन ये
कहीं ऐसा बहुत अच्छा आंसर नहीं लगता है, ये सिर्फ मन बहलाने वाली बात है। तो अगर हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो ब्रोमीन में 7 होता है, फ्लोरीन में भी 7, और जेनॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एक कम है आयोडीन में, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज की वजह से एक्स्ट्रा आ गया, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें बी ऑप्शन को बोल दिया था, लेकिन रीजन उसका दिया था कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बराबर होने से आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइसोइलेक्ट्रॉनिक होने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। तो इसके बाद कुछ और क्वेश्चन के साथ हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर वो नीट 2016 का क्वेश्चन है। 2016 में नीट 2 बार हुआ था, तो जो सेकंड पेपर हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला बोला गया PH5 एंड BiCl5 डू नॉट एग्जिस्ट। सही बात है, PH5 एंड BiCl5 डजंट एग्जिस्ट। PH5 में क्या है, फास्फोरस पेंटावैलेंसी तो शो करता है, लेकिन इसके दो हम एक्सप्लेनेशंस दे सकते हैं। फास्फोरस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो अगर PH5 बना तो फास्फोरस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट -5 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा, इसमें अगर फास्फोरस का हाइब्रिडेशन देखेंगे तो sp3d होगा, और d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हाइब्रिडेशन में तब तक नहीं हो सकता जब तक पेरिफेरल एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ना हो। इसका मतलब PCl5 तो बनेगा, लेकिन PH5 नहीं बनेगा। इसी तरीके से SF4 तो बनता है, लेकिन SH4 नहीं बनता है, क्योंकि इनमें हाइब्रिडेशन में d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है। d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, d ऑर्बिटल को हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेशन तभी हो सकता है जब पेरिफेरल एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, इसलिए PH5 नहीं बनता है फास्फोरस के पेंटावैलेंसी होने के बावजूद। और BiCl5 में बिस्मथ का ऑक्सीडेशन स्टेट +5, ये सही तो है, लेकिन नाइट्रोजन फैमिली में इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की वजह से डाउन द ग्रुप +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, तो बिस्मथ में +3 ज़्यादा स्टेबल होता है, तो +5 कम स्टेबल है तो कम बनना चाहिए। लेकिन बिस्मथ +5 में सिर्फ BiF5 बनता है, ऐसा एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो BiF5 फॉर्मेशन होता है, लेकिन BiCl5, BiBr5, BiI5 नहीं बनते हैं बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट इन बिस्मथ। +5 इज हाईली अनस्टेबल, लेकिन फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से BiI5 किसी तरीके से बन जाता है। इसकी लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगा क्योंकि फ्लोरीन एटम छोटा है। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगेन एटम बड़े हो गए, लैटिस एनर्जी भी पुअर हो गई, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इस वजह से +5 ऑक्सीडेशन बिस्मथ का जो आता है हैलाइड्स में, वो सिर्फ फ्लोराइड में आता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है p pi d pi बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन SO2। ये भी बात सही है, SO2 में p pi d pi बॉन्ड है। चलिए SO2 का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये बेंड शेप आता है। हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 सल्फर का। सल्फर में sp2 हाइब्रिडेशन है, तो इसका मतलब एक p ऑर्बिटल बचा होगा सल्फर के पास, जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। अभी हमने बात की थी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं केवल, तो sp2 में 3 ऑर्बिटल बनेंगे, 3 में से 2 ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया और एक में लोन पेयर। तो जो पाई बॉन्ड बनेगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाता है एक्सेप्ट फॉर बेंजाइन, तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड बनेगा वो p ऑर्बिटल से बनेगा। पाई बॉन्ड तो 2 हैं, लेकिन p ऑर्बिटल 1 है, तो एक पाई बॉन्ड p से बनेगा और दूसरा सल्फर के d से बनेगा, और ऑक्सीजन का तो हमेशा p ही आएगा, तो एक p पाई बॉन्ड और एक p पाई d पाई बॉन्ड है। p पाई d पाई बॉन्ड को पहचानना हमने पहले भी सिखाया था और कई एग्जाम्पल कराए थे। उसके लिए पहले हाइब्रिडेशन निकालते हैं, फिर देखते हैं कितने p ऑर्बिटल हैं और कितने पाई बॉन्ड बने। जितने p ऑर्बिटल बच गए उतने तो p पाई बॉन्ड बन सकते हैं, उसके सिवाय अगर p पाई बॉन्ड बनेगा तो p पाई d पाई बॉन्ड होगा। सेंट्रल एटम अगर सेकंड पीरियड का है तो p पाई d पाई बॉन्ड कभी नहीं बनता, सारे पाई बॉन्ड p पाई बनते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है SeF4 एंड CH4 आर सेम शेप। सी ऑप्शन कह रहा है SeF4 एंड CH4 हैव सेम शेप। ये गलत बात है। सेलेनियम ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद एक लोन पेयर 4 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा
sp3d। sp3d में एक लोन पेयर के साथ स्ट्रक्चर आता है सीसॉ। सीसॉ स्ट्रक्चर ये ऐसा ही जैसे SF4 होता है, सल्फर का ही बड़ा भाई है सेलेनियम। और जबकि CH4 sp3 है और टेट्राहेड्रल है, तो सेम शेप के नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन गलत, यही हमारा आंसर है। डी ऑप्शन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। डी ऑप्शन करा I3 प्लस हैज बेंट ज्योमेट्री, सही बात है। I3 प्लस के लिए बोला है बेंट ज्योमेट्री। आयोडीन सेंट्रल एटम होगा, 2 आयोडीन पेरिफेरल एटम होंगे। आयोडीन का वैलेंस 7 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड में चले गए तो बचे 5, 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो प्लस, तो बचा 4। सो 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड से हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp3। और sp3 में 2 लोन पेयर के साथ ये स्ट्रक्चर जो हम लिनियर बनाया वो गलत है, इसके साथ बेंट ज्योमेट्री आएगी क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, और 2 लोन पेयर आएगा तो बेंट स्ट्रक्चर आएगा। तो बेंट ज्योमेट्री अगर कह रहा है तो सही बात है, ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर को एनसीईआरटी में सेम लिखता है कई जगह पे। इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन है सी। अब इस ऐसे क्वेश्चन को इनकरेक्ट या करेक्ट अगर खोजना है स्टेटमेंट में तो करने का तरीका क्या होता है सही। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो जब आप इसको स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो इसके सामने यस या नो, क्रॉस या राइट का टिक मत कीजिए, क्योंकि उससे फिर जब ऑप्शन आप फिलअप करते हैं अपने OMR शीट में तो उसमें गलती हो सकती है। तो जो भी टिक या क्रॉस का आपको साइन लगाना है स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, ये बात सही है कर दिया हमने, ये बात सही है तो हमने यस कर दिया, ये बात गलत है तो हमने क्रॉस कर दिया, और अब ये भी बात सही है तो ये टिक कर दिया, और इसके बाद हमने इसको अपना टिक कर दिया। तो हमारा आंसर सी है। अब हमको कन्फ्यूजन नहीं होगा ABCD में से। फिर जब हम बबल करने जाएंगे तो हमने सी को के ऊपर टिक देखा, सिर्फ सी को ट्रांसफर कर देंगे। अदरवाइज आप यहाँ पर भी टिक लगाते थे, यहाँ पर भी टिक, यहाँ पर क्रॉस लगाते तो कन्फ्यूजन में हो सकता है A और B आप बबल कर देते। तो इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन एक प्रिकॉशन आप रखिएगा एग्जाम में डायरेक्ट जाके नहीं होगा, ये आपको प्रैक्टिस के दौरान ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2016 के बाद ये 2015 का क्वेश्चन था। नहीं, 2015 का क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। दोनों जो स्पीसीज हैं आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है किसमें। तो ए में दिया गया है डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड। तो देखिए इसी बात को हमने समझाने के लिए ये क्वेश्चन पिकअप किया है। डायमंड में हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ता है और ये एक नेटवर्क क्रिस्टल बनता चला जाता है। कार्बन sp3 हाइब्रिड टेट्राहेड्रल है। अगर सारे कार्बन को हटा के सिलिकॉन लगा दिए तो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर आ जाएगा, और अल्टरनेट कार्बन को हटा के सिलिकॉन लगा दीजिए तो सिलिकॉन कार्बाइड का स्ट्रक्चर आएगा। इसका मतलब ये दोनों आइसो स्ट्रक्चर हैं। इसको कार्बोरेंडम भी बोलते हैं। तो डायमंड, कार्बोरेंडम और सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर या हाइब्रिडेशन की बात कही है। दूसरा है NH3PS3, दोनों ही पिरामिडल होंगे, एक जैसे होंगे। तो क्वेश्चन पूछा इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। तो ये आइसोस्ट्रक्चरल हैं तो ये आंसर नहीं होगा, ये आइसोस्ट्रक्चरल हैं तो ये भी आंसर नहीं होगा। सी दिया गया XCF4 एंड XCO4। देखिए ये जो होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है। क्यों? sp3d2 हाइब्रिडेशन की वजह से 2 लोन पेयर है, और ये जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। क्यों? sp3 हाइब्रिडेशन की वजह से। तो ये आइसोस्ट्रक्चर नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। और डी ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं। SiCl4 एंड PCl4 प्लस, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर। फास्फोरस में वैलेंस में होते तो 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया इसलिए प्लस चार्ज, तो इसमें भी 4 सिग्मा बॉन्ड। तो ये दोनों आइसोस्ट्रक्चरल हैं, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
2010 का क्वेश्चन, 2010 का मेंस का क्वेश्चन दे दिया है। इसका मतलब इंजीनियरिंग का एक क्वेश्चन यहां पर इन्होंने उठा के रख दिया है। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ टू स्पीसीज NO3 माइनस एंड H3O प्लस and H3O plus are described below. Which one of them is correct? 4 ऑप्शन दिया गया है, A, B, C, D। इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट है। चलिए, डिससिमिलर इन हाइब्रिडेशन फॉर द सेंट्रल एटम विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर, सही बात है। ये A, B, C एंड D, इसमें हाइब्रिडेशन है sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, इसमें हाइब्रिडेशन है sp3 एंड टेट्राहेड्रल। इसमें एक लोन पेयर होगा सेंटर एटम पे, इसमें नहीं होगा। चलिए, पहला ऑप्शन है डिससिमिलर इन हाइब्रिडेशन फॉर सेंट्रल एटम एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये बात तो सही है। फिर आइसोस्ट्रक्चरल विथ सेम हाइब्रिडेशन, आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, सेम हाइब्रिडेशन भी नहीं है। आइसोस्ट्रक्चरल विथ डिफरेंट हाइब्रिडेशन, ये आइसोस्ट्रक्चरल भी नहीं है। यहाँ ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन ये मॉलिक्यूल जो होता है पिरामिडल होता है, जस्ट लाइक अमोनिया। तो ये आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, तो सी आंसर भी गलत हो गया। और सिमिलर इन हाइब्रिडेशन फॉर द सेंट्रल एटम गलत बात है, विद डिफरेंट स्ट्रक्चर ये भी गलत बात है। तो कौन सा करेक्ट है? ए आंसर ही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं हम 2006 का ले रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक में कवर नहीं हुआ था, इसलिए हमने ले लिया। देखिए, sp में s करेक्टर 50% है, sp2 में 33.33%, 3 में से 1 है, यहाँ पर 2 में से 1 है। और sp3 में 25% है, क्यों? 4 में से 1 s ऑर्बिटल है। s करेक्टर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो ये ऑर्डर अगर आप चेक करेंगे तो सी ऑप्शन में मिलेगा, sp का ज़्यादा, फिर sp2, फिर उसका ज़्यादा sp3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कुछ भी हो, 2002 का क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पीपाई डीपाई बॉन्डिंग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं NO3 माइनस, इसमें सब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। SO3 माइनस 2 इसमें हो सकता है, बाद में चेक करेंगे। BO3 माइनस 3 इसमें नहीं होगा, ये कन्फर्म है क्योंकि सब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। और लास्ट ऑप्शन दिया CO3 माइनस 2, इसमें भी नहीं होगा क्योंकि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। तो यहाँ पर पीपाई डीपाई बॉन्ड हो सकता है, चेक करते हैं। सल्फर एक डबल बॉन्ड बनाएगा, 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा और एक लोन पेयर रहेंगे। तो हाइब्रिडेशन हो गया sp3, तो सल्फर के पास p ऑर्बिटल बचा ही नहीं हाइब्रिडेशन के बाद, तो पाई बॉन्ड हमेशा सल्फर का D और इसका p बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ये क्वेश्चन 2017 नीट का क्वेश्चन है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, जैसा कि क्वेश्चन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने किया था, A, B, C एंड D। पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल दे दिया है O2 एंड NO प्लस। क्या इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर है? इसमें 16 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, ये गलत ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है Cn माइनस एंड CO, 6 + 7 कितना हो गया? 13, और एक नेगेटिव को मतलब 14, और CO में भी 14, ये आंसर सही है। बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। N2 एंड O2 माइनस, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन दिया गया CO एंड NO, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें 15, इसमें भी नहीं होगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है, तो B इज द करेक्ट आंसर। 2017 के बाद 2013 दो क्वेश्चन और बचे हैं, इसको मिटा के एक बार हम चलिए। क्वेश्चन नंबर कुछ भी हो, कर्नाटका नीट 2013, नीट 13 से ही शुरू हुआ था। और कोई ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट का नीट कैंसिल किया गया और उस स्टेट में कंडक्ट किया गया। जैसे 2020 में अगर आप देखेंगे तो ओडिशा के नीट अलग से हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह की वजह से वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। तो ओडिशा में एक अलग से नीट हुआ था, वो कैंसिल करने के बाद
तो नीट है, तो 2013 में जो हुआ था वो कर्नाटक में हो सकता है अलग से लिया गया हो। फिलहाल क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेसेस द बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर चेंजेस फ्रॉम पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक। तो पहला बोल रहा है क्या, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस, bond energy increases, it implies that bond order increases and paramagnetic to diamagnetic, यानी पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था फिर बाद में नहीं रहा। वन बाई वन ऑप्शंस को चेक करें तो O2 से O2 प्लस, ये भी पैरामेट्रिक है, ये भी पैरामेट्रिक, और बॉन्ड ऑर्डर पहले 2 था 2.5 हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ रहा है लेकिन मैग्नेटिक बिहेवियर सेम है। बी ऑप्शन इन्होंने दिया है C2 से बना है C2 प्लस। C2 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2, और कार्बन 12 इलेक्ट्रॉन में अगर हम मैग्नेटिक बिहेवियर देखना चाहते हैं तो हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप इसका लिखेंगे तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। कार्बन के केस में नाइट्रोजन वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉलो करते हैं तो सिग्मा स्टार 2s के बाद पाई 2p x आएगा, पाई 2p y आएगा, फिर सिग्मा 2p z आएगा। 12 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें फिलअप करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आया, इलेक्ट्रॉन जो निकालेंगे वो बॉन्डिंग से निकालेंगे, तो बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकालने पर बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा 1.5। डायरेक्ट भी हम याद कर सकते थे, कैसे 12 इलेक्ट्रॉन में 2 बॉन्ड ऑर्डर और 11 इलेक्ट्रॉन में 1.5 बॉन्ड ऑर्डर पढ़ाया जाता है, लेकिन मैग्नेटिक बिहेवियर हमको जानना है तो इसलिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा। ऑक्सीजन का तो याद रखना लोगों को। तो यहाँ पर देखिए सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो ये डायमैग्नेटिक है, और अब ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो हमको पैरा से डाई बताना है तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ गया लेकिन ये बात गलत है, बॉन्ड ऑर्डर तो कम हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन जो दिया गया है NO से NO प्लस, NO का बॉन्ड ऑर्डर तो है 3 और इसका होता है NO में बॉन्ड ऑर्डर आता है 2.5, 15 इलेक्ट्रॉन है, और 40 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर 3, ये बात तो सही है। NO में ऑड इलेक्ट्रॉन जरूर होगा 1 और यहाँ पर 0, तो ये पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक हो गया, ये भी सही है, तो यही सही आंसर होना चाहिए। फिर भी डी ऑप्शन अगर हम चेक करें तो डी ऑप्शन में दिया गया N2 से N2 प्लस बना है, बॉन्ड ऑर्डर 3 से 2.5 हो गया, यही बात गलत हो गई, और ये डायमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक हो गया, ये भी बात गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने पिकअप किया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, 2 क्वेश्चन। एक 2016 का क्वेश्चन है, नीट 2016 में 2 था, सेकेंड टाइम जब किया गया था तो एक क्वेश्चन 2016 का हमने और डिस्कस किया था, तो इसका मतलब ये दूसरा क्वेश्चन है। देखिए इसमें बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शोज द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होगा, तो देखिए H2O2 में OH ग्रुप तो है लेकिन इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, क्योंकि 4 ही एटम है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब बेटर होता है जब 5 या 6 मेंबर रिंग बने, जो कि इसमें बन ही नहीं सकता कभी। और ये बहुत कॉमन कैसा पढ़ाते भी हम H2O2 का, हम क्या सभी लोग पढ़ाते हैं HCN। इसमें देखिए कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ही नहीं, इसमें होगा लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर होगा। तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है सेल्यूलोज, अब यही ये लोग कंफ्यूज कर गए थे जिसके लिए क्वेश्चन लोगों ने गलत किया था। सेल्यूलोज एक्चुअली क्या होता है, पॉलीसेकेराइड है। किसका पॉलीसेकेराइड, ग्लूकोज का, और ग्लूकोज में मल्टीपल OH ग्रुप होते हैं, याद है, पॉलीहाइड्रोक्साइल्डिहाइड या कीटोन जो होते हैं उन्हीं को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो मल्टीपल OH ग्रुप होने के केस में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर पॉसिबल है। सेल्यूलोज में वैसे लिटरली तो नहीं पढ़ाया जाता कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं है, हो सकता है आपको बायोलॉजी में पढ़ाया जाता हो, बायोमॉलिक्यूल्स में, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं, लेकिन कई OH ग्रुप हैं तो पॉसिबल है। चौथा ऑप्शन दिया गया कंसंट्रेटेड एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड अगर हम कंसंट्रेटेड ले लेते हैं तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा भी तो इंटरमॉलिक्यूलर होगा, याद कीजिए सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ाते हैं इसके डाइमराइजेशन का रीजन। तो यहाँ पर भी क्या है, इंटर होगा। सो बेस्ट आंसर इज व्हाट, सेल्यूलोज। नहीं पढ़ाया गया फिर भी एलिमिनेशन मेथड के बेसिस पर हमने आंसर ये टिक कर दिया। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
1990 का क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन है। विच वन शोज मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्वेश्चन में खास बात क्या है, ऑप्शन दिया गया वाटर, H2S, H2SE, H2S एंड HF। ये दोनों तो हाइड्रोजन बॉन्ड शो नहीं करते, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड शो करते हैं। बोला गया मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होगा, तो देखिए मैक्सिमम का मतलब होता है नंबर। मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछता तो HF कहते हैं, और मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम नंबर बताएंगे, और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर एक बात अंडरस्टूड रही कि मैक्सिमम अगर पूछा गया, मैक्सिमम स्ट्रेंथ या नंबर स्पेसिफाई न करे तो मैक्सिमम का हम नंबर बताते हैं। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में 4 होते हैं पर मॉलिक्यूल, और HF में 2 होते हैं, तो इसलिए वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड हमने मैक्सिमम नंबर ले लिया। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अपनी तरफ से जो हमको समझ में आया हमने डिस्कस कर दिया। इसके सिवाय कहीं कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, पूछने के डिफरेंट जरिए आपको बताए गए हैं, आपको मालूम है। तो केमिकल बॉन्डिंग के साथ ये बड़ा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इन दोनों चैप्टर को जो आपको JRS का मॉड्यूल दिया गया है उसके प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं, उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर जाइए। 3 बुक्स इंश्योर कीजिएगा हर चैप्टर में कि इन बुक से जितने भी क्वेश्चन हैं वो कम से कम आपको सॉल्व होने चाहिए, उसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। पहला NCERT, एक एक वर्ड एक एक लाइन आपको आनी चाहिए, जो भी डाउट है उसमें पूछिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपके लग जाने चाहिए, मेडिकल के भी और JEE मेन के भी। JEE एडवांस का नहीं करना है, JEE मेन और नीट के। और तीसरा, JRS का जो मॉड्यूल दिया जाता है टॉपिक वाइज, उसको जरूर सॉल्व कीजिए। उसमें सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किया गया है, और ये मल्टीपल प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो ये 3 बुक्स अगर आपने इंश्योर कर लिया हर चैप्टर में, तो कोई भी क्वेश्चन इसके बियॉन्ड नहीं पूछा जाएगा। और अगर इसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप इसको एग्जाम में छोड़ दीजिएगा। आपका नंबर कम तो होगा उस क्वेश्चन को छोड़ने से, लेकिन आपके रैंक में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इनके बियॉन्ड अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, आउट ऑफ फ्रेम क्वेश्चन है, वो इरेलेवेंट क्वेश्चन है, या एग्जाम में बढ़िया रैंक के लिए वो इरेलेवेंट क्वेश्चन है। तो इन 3 बातों को जरूर इंश्योर कीजिएगा। NCERT जरूर पढ़िए, NCERT से रिलेटेड सब कुछ पढ़िए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए, और JRS का जो आपको क्वेश्चन बैंक दिया गया उसको जरूर सॉल्व कीजिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, योर टेस्ट बेस्ड ऑन द केमिकल बॉन्डिंग। रेडॉक्स रिएक्शन से अगला लेक्चर हम शुरू करेंगे। टिल देन, बाय बाय।